हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिवीजन करवाने वाला हूं पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी का। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में इन एवरी अटेम्प्ट यहां से आता है। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 इसके अंदर मैं आप लोगों को करवाऊंगा। मेरे ये हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहां से आप इन हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं फॉर 2021 एग्जाम, वेदर आप सीए स्टूडेंट है, सीएमए स्टूडेंट है या सीएस स्टूडेंट है, तो आप लोगों को मेरा ये कोर्स मिल जाएगा दोस्तों। उसका भी लिंक मैं आप लोगों को नीचे शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और मैं पूरा रिवीजन आपको इस चैप्टर का करवाने वाला हूं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, पेमेंट ऑफ टैक्स का जो चैप्टर होता है, आउटपुट टैक्स का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है। आउटपुट टैक्स का मतलब होता है टैक्सेबल सप्लाई पर लगने वाला जीएसटी। तो जब आप कोई भी आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा वो टैक्स जो हम रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे करते हैं। अगर हम किसी से इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं और हम उसके ऊपर कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो वो कभी भी हमारा आउटवर्ड टैक्स नहीं होगा। आउटवर्ड टैक्स का मतलब है आउटवर्ड सप्लाई पर लगने वाला टैक्स, नॉट इनवर्ड सप्लाई पर लगने वाला टैक्स। आई थिंक बात समझ में आई दोस्तों। अच्छा, आउटपुट टैक्स का मतलब होता है जो कि गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स होता है, वेदर बाई द टैक्सेबल पर्सन और वेदर बाई द एजेंट ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। ये जो टैक्स होता है ना दोस्तों, इसे टैक्सेबल पर्सन के द्वारा लगाया जाता है, और जो टैक्सेबल पर्सन का एजेंट है ना वो भी इसको लगाता है, राइट। पेमेंट टू बी मेड इन जीएसटी रिजीम। दोस्तों, जीएसटी रिजीम में पेमेंट कैसे करना होता है, तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो हम सी और एस जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। और अगर इंटर स्टेट है तो हम आईजीएसटी लगाएंगे। दोस्तों, आईजीएसटी किसके बराबर होता है? सी और एस जीएसटी के बराबर होता है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस ये भी लगाई जाती है, राइट। अच्छा, जीएसटी में जो पेमेंट प्रोसेस है दोस्तों, इसके की फीचर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान होता है, हैसल फ्री होता है, एनी टाइम एनीवेयर आप कभी भी टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। ट्रांजैक्शन पेपरलेस होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो स्पीडी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलेशन होता है, जितनी भी रिसिप्ट्स होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलेशन होता है। इसके बाद व्हाट आर द ई लेजर्स। दोस्तों, ई लेजर क्या होती है? इनको ई रजिस्टर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक लेजर होती है जिसमें कैश लेजर होती है, क्रेडिट लेजर होती है, और एक होती है जिसको हम टैक्स का लाइबिलिटी रजिस्टर भी बोलते हैं। तो 3 लेजर होते हैं, एक को कैश लेजर, एक क्रेडिट लेजर, एक लाइबिलिटी रजिस्टर। कैश लेजर क्या होता है दोस्तों? कैश लेजर इज एन अकाउंट where records of deposits or receipts and its utilization towards liability are maintained। मतलब इसमें आपको जितना आपका पेमेंट हुआ है वो भी इसमें आ जाएगा, जितनी रिसिप्ट हुई है वो भी इसमें आ जाएगी। तो सबसे पहली बात दोस्तों, कैश लेजर में पैसा आता कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कैश लेजर में पैसा कैसे आता है। तो कैश लेजर में अगर आप पैसे को लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको नेट बैंकिंग यूज करनी पड़ेगी, डेबिट कार्ड, ये जो अमाउंट होते हैं क्रेडिट कार्ड, इससे पैसा आप लोड कर सकते हो। जैसे नॉर्मली आपके पेटीएम वॉलेट में पैसा कैसे आता है, जस्ट लाइक दैट। तो जितना भी जीएसटी का अमाउंट है वो आप यहां पर लोड कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए बहुत सारे मोड्स अवेलेबल होते हैं। आप चाहो तो बैंक में ओटीसी, ओवर द काउंटर भी पैसा जमा कराकर पैसे को ला सकते हो। आप यहां पर जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जो आपका टीसीएस डिडक्ट कलेक्ट हुआ है, उसे भी कैश लेजर में लेकर आ सकते हो। तो जब कैश लेजर में मनी लोड करोगे तो हम उसको बोलेंगे क्रेडिट, और जब कैश लेजर से पेमेंट करोगे तो हम उसको बोलेंगे डेबिट। अच्छा दोस्तों, यहां पर हम पेमेंट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस किसी भी चीज का कर सकते हैं। इट मे बी टैक्स, इट मे बी इंटरेस्ट, इट मे बी पेनल्टी, इट मे बी फीस, इट मे बी एनी अदर अमाउंट। तो किसी भी तरह का अमाउंट हो, किसी भी तरह की फीस हो, किसी भी तरह की पेनल्टी हो, इसका पेमेंट आप कैश लेजर से कर सकते हो। तो कैश लेजर जो होती है वो किसी भी तरह के टैक्स, किसी भी तरह के इंटरेस्ट,
पेनल्टी को जमा कराने में काम आती है। दोस्तों इसके अलावा ये जो कैश लेजर होता है इसमें पैसा लोड कैसे होता है, दो तरीके होते हैं डियर, एक को बोलते हैं ऑनलाइन, एक को बोलते हैं ऑफलाइन। एक ऑनलाइन पेमेंट होता है, एक ऑफलाइन पेमेंट होता है। जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं दोस्तों तो उसमें इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बात होती है और वहां कोई लिमिट नहीं होती दोस्तों, सारा पैसा आप लेकर आ सकते हो। लेकिन जब हम ऑफलाइन पेमेंट की बात करते हैं तो वहां पर एनईएफटी और आरटीजीएस की बात होती है। अगर एनईएफटी और आरटीजीएस से आप पैसा लाओगे जब तो कोई लिमिट नहीं होती, देयर आर नो लिमिट। लेकिन अगर यही पैसा आप बैंक के थ्रू जमा कराना चाहते हो, बैंक में फिजिकली जमा कराना चाहते हो कैश, तो उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप ओवर द काउंटर पैसा जमा कराओगे तो आप एक बार में 10,000 जमा करा सकते हो, पर चालान पर पीरियड, इसमें चालान भरना पड़ता है डियर। और कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट कैसे भी जमा हो जाता है। बाकी और भी प्रिस्क्राइब्ड मोड से ऑफलाइन के, तो ध्यान रखना वैसे ऑफलाइन में लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप ओवर द काउंटर जमा कराओगे तो 10,000 की लिमिट है, पर चालान पर टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड का मतलब है एक पर्टिकुलर महीने की जो पीरियड होती है जिसकी रिटर्न जाती है उसको हम टैक्स पीरियड बोलते हैं। लिमिट्स नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओटीसी पेमेंट। वैसे तो ओटीसी पेमेंट पर 10,000 की लिमिट है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे एक्सेप्शनल केस बताऊंगा जहां पर ये लिमिट नहीं लगेगी, कितना भी अमाउंट हम वहां पर ओटीसी में जमा करा सकते हैं। अगर कभी प्रॉपर ऑफिसर को लगे तो प्रॉपर ऑफिसर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑथोराइज कर सकता है कि वो कितना भी कैश, कितना भी चेक, कितना भी डीडी कलेक्ट कर ले ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट एक्टिविटी और एडहॉक डिपॉजिट्स। ये एडहॉक डिपॉजिट्स क्या होती है दोस्तों? किसी के यहाँ जीएसटी का छापा पड़ गया, जीएसटी का छापा, रेड पड़ गई जीएसटी की, डिपार्टमेंट वाले आ गए, इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो वहां पर दोस्तों टैक्स कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट अथॉरिटी। और वहां पर ये नहीं देखेगी कि कैश है, चेक है, जो मिल रहा है ले ले, जो मिल रहा है ले ले, नो लिमिट इज एप्लीकेबल, राइट। और जितनी भी ड्यूज हैं डियर, वो सारा गवर्नमेंट वहां पर आपसे रिकवर कर सकती है, इंक्लूडिंग अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स। दोस्तों अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स भी की जा सकती है, राइट। आपका माल जब्त किया जा सकता है, आपकी मूवेबल और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनको जब्त किया जा सकता है, बहुत सारे काम है डियर ये किए जा सकते हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों पेमेंट बाई चालान। पेमेंट बाई चालान दोस्तों, ये जो चालान होता है ये फिल करना पड़ता है जब हम ओवर द काउंटर पैसा जमा कराते हैं। अच्छा, जब हमारा पैसा ओवर द काउंटर जमा होगा तो वहां चालान फिल करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो चालान आप फिल करोगे तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक होता है सी पिन। सी पिन का फुल फॉर्म होता है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, 14 डिजिट का नंबर होता है। सी पिन वैलिड होता है 15 दिन के लिए, बैंक जनरेट करता है। सिन को बोलते हैं चालान, ये बैंक जनरेट करता है जो कि सी पिन प्लस 4 डिजिट का बैंक कोड होता है। जब पेमेंट गवर्नमेंट अकाउंट में रिसीव हो जाता है तब सिन जनरेट होता है। बीआरएन एक रेफरेंस नंबर होता है, बैंक रेफरेंस नंबर। एक होता है दोस्तों ईएफपीबी, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच होती है, जहां फोकल पॉइंट ब्रांच का मतलब है किसी भी बैंक की वो ब्रांच जो जीएसटी को कलेक्ट कर सकती है, जिसके पास जीएसटी के डिफरेंट अकाउंट होते हैं, उसको हम फोकल ब्रांच बोलते हैं। मैनुअल चालान एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। सभी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी के लिए सिंगल चालान का पेमेंट करना पड़ता है। चालान 15 दिन के लिए वैलिड होता है, इसके बाद नया चालान जनरेट करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड लोग भी टेम्परेरी नंबर से पैसा जमा करा सकते हैं। डिपॉजिट्स मेड क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मेजर और माइनर हेड होते हैं डियर। मेजर हेड कौन होते हैं? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस होता है। इन सभी मेजर हेड्स के छोटे छोटे माइनर हेड होते हैं। जैसे आईजीएसटी का टैक्स भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, पेनल्टी भी होती है, फीस भी होती है। सीजीएसटी का टैक्स भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, पेनल्टी भी होती है, फीस भी होती है। डेट ऑफ डिपॉजिट किसे माना जाता है? जिस दिन चेक प्रेजेंट होता है वो, या जिस दिन पेमेंट होता है वो, या जिस दिन गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा चला जाता है वो। तो मैं बता दूं डियर, जिस दिन गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा चला जाता है उसे ही हम डिपॉजिट ऑफ टैक्स बोलते हैं, उसे ही हम डिपॉजिट ऑफ टैक्स बोलते हैं। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, एक क्रेडिट लेजर होती है। व्हाट इज क्रेडिट लेजर? क्रेडिट लेजर का मतलब होता है क्रेडिट को यूटिलाइज करना। दोस्तों 3 तरह के क्रेडिट हमारी बुक्स में होते हैं। एक को बोलते हैं सीजीएसटी, एक को बोलते हैं आईजीएसटी, एक को बोलते हैं एस और यूटीजीएसटी। दोस्तों आईजीएसटी का पैसा आई में भी यूज होगा, सी में भी यूज होगा, एस में भी यूज होगा, लेकिन आपको पहले आईजीएसटी का पूरा बैलेंस निल करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज कर पाओगे।
अच्छा, जब आईजीएसटी का बैलेंस नील हो जाता है देन आप सीजीएसटी का बैलेंस यूज करोगे। उसको कैसे यूज करोगे, पहले उससे आप सीजीएसटी की लायबिलिटी पे करोगे, फिर आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करोगे। ऐसे ही एसजीएसटी से पहले आप एस की लायबिलिटी पे करोगे और फिर आप आई की लायबिलिटी वहां पर पे कर सकते हो, राइट। तो ये तरीका है। सी और एस आपस में यूज नहीं हो सकते। अच्छा, सी से पहले आई पे होगा, एस से आप आई को पे नहीं करोगे। जब सी का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो ही आपको एस का बैलेंस काम लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों एक नया अमेंडमेंट है रूल 5A में, रूल 86। वहां पर यह लिखा हुआ है कि अगर किसी ने गलत तरीके से क्रेडिट लेजर में से रिफंड ले लिया है, तो जब वो गलत रिफंड चला गया किसी के पास, तो जब उसको रिकवर किया जाएगा तो जितना रिफंड दिया था उतने से वापस क्रेडिट लेजर को क्रेडिट कर दिया जाएगा, वापस पैसा क्रेडिट लेजर में दिख जाएगा, जमा हो जाएगा। सर ये लाइबिलिटी रजिस्टर क्या होता है डियर? तो कोई भी लाइबिलिटी नेट ऑफ करके इसमें लिखी हुई होती है, और दोस्तों इसमें जो पेमेंट होता है लाइबिलिटी रजिस्टर में, जो लाइबिलिटी शो हो रही है उसका ऑर्डर क्या होता है डियर? ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले प्रीवियस पीरियड के ड्यूज, दूसरे नंबर पर करंट टैक्स पीरियड के ड्यूज, तीसरे नंबर पर जो भी सेक्शन 73 और 74 की डिमांड है, कोई फ्रॉड है, कॉल्यूजन है, पुरानी डिमांड, उसको सबसे लास्ट में किया जाता है। व्हाट इज द मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट? पेमेंट कैसे होता है दोस्तों? क्रेडिट लेजर से जब पेमेंट करोगे तो भैया टैक्स का ही पेमेंट होगा, ध्यान रखना। क्रेडिट लेजर से जब पेमेंट करोगे तो टैक्स का ही पेमेंट होगा, जबकि कैश लेजर से अगर पेमेंट करोगे दोस्तों तो आप किसी भी चीज का पेमेंट कर सकते हो। इट मे बी टैक्स, इट मे बी इंटरेस्ट, इट मे बी पेनल्टी, कुछ भी पे कर सकते हो कैश लेजर से। ई लेजर, कैश लेजर जो होता है डियर, उससे कुछ भी पे कर सकते हो, टैक्स भी, इंटरेस्ट भी, पेनल्टी भी। क्रेडिट लेजर से केवल टैक्स का ही पेमेंट होता है, ध्यान रखना। तो अगर आपको टैक्स पे करना है तो पहले आप क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल करोगे, फिर अगर क्रेडिट लेजर में बैलेंस नहीं है तो कैश लेजर का करोगे। लेकिन इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस हमेशा ध्यान रखना इस बात को, कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। लाइबिलिटी रजिस्टर क्या होता है? इट विल रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी ग्रॉस नहीं होती है डियर, उस पर्टिकुलर मंथ में जितनी आउटपुट लाइबिलिटी है माइनस जो इनवर्ड का क्रेडिट है उसको माइनस करके जो नेट अमाउंट होता है डियर, वही आपके क्रेडिट लाइबिलिटी रजिस्टर में शो होता है। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, क्या मतलब है इसका? प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट का, दूसरे की कॉस्ट पर आप रिच नहीं बन सकते। तो अगर आपने टैक्स ज्यादा जमा करा दिया है या किसी का गलती से ज्यादा टैक्स जमा हो गया है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टैक्स आपका ज्यादा जमा हो गया है, जो टैक्स आपका ज्यादा जमा हो गया है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप उसका बर्डन रेसिपिएंट पर डाल चुके हो। तो सप्लायर कैन नॉट टेक द रिफंड, सप्लायर कैन नॉट टेक द रिफंड। सेक्शन 50 बोलता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आप टैक्स को जमा कराने में लेट हो जाते हो दोस्तों तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट की दो रेट है, याद रखना, एक 18% पर एनम और एक 24% पर एनम। तो ये दो तरह की इंटरेस्ट रेट होती है दोस्तों। ये जो इंटरेस्ट रेट होती है ये दो तरह की होती है, पहली 18% होती है, दूसरी 24% होती है। ये जो 18% होता है डियर, जब आप खुद से टैक्स जमा कराने में लेट हो जाते हो, जब आप खुद से टैक्स जमा कराने में लेट हो जाते हो तो आपको 18% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर आपने इनपुट क्रेडिट गलत तरीके से क्लेम कर लिया है या आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में रिडक्शन हो गया है, आपने उसको रिडक्शन कर दिया था जानबूझकर, तो वहां पर जब इंटरेस्ट चार्ज होगा तो द रेट इज 24%, उस रेट को हम 24% बोलेंगे पर एनम। सर इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होता है? भैया जो ड्यू डेट होती है ना, ड्यू डेट, पेमेंट की ड्यू डेट। अब आप कहोगे सर पेमेंट की ड्यू डेट क्या होती है? जो रिटर्न की ड्यू डेट होती है वो पेमेंट की ड्यू डेट होती है, उसके जस्ट बाद से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसके जस्ट बाद से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने टैक्स को लेट जमा कराया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, शुड बी मेड वॉलेंट्री, वॉलेंटरी देना पड़ेगा डियर, इवन विदाउट अ डिमांड। अगर डिपार्टमेंट ने आपसे डिमांड नहीं भी करी है ना, अगर डिपार्टमेंट ने आपसे डिमांड नहीं भी करी है तो भी आपको इंटरेस्ट खुद से जमा कराना चाहिए। ये मत सोचो कि नोटिस आएगा तब दूंगा, खुद से जमा कराओ। सर इंटरेस्ट जो लगता है वो नेट कैश लाइबिलिटी पर लगता है? हाँ जी बिल्कुल, इंटरेस्ट ओनली ऑन नेट कैश टैक्स लाइबिलिटी।
जो नेट अमाउंट है उसके ऊपर लगता है। सर आईटीसी कैसे ट्रांसफर होता है बताता हूं। जब आप आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करते हो सी और यूटी जीएसटी के पेमेंट के लिए, तो सरकार केंद्र जो सेंट्रल है उसके पास पैसे होते हैं, तो वो आईजीएसटी के पैसे को सी और यूटी जीएसटी में ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि वो भी सेंट्रल के पास ही होता है। लेकिन जब एसजीएसटी की बात होती है, तो अगर आप आईजीएसटी के पैसे को एसजीएसटी में यूटिलाइज करते हो, तो इस पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजती है, और वो जो रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है डियर, उसके पास ये अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, उसके पास ये अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस की। तो टीडीएस और टीसीएस हमारा यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। टीडीएस और टीसीएस दोस्तों हमारा यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 2। ये जो है हमारा यूनिट नंबर 2 का पार्ट है टीडीएस और टीसीएस। तो सबसे पहले दोस्तों डेफिनेशन समझते हैं। कोई भी बैंक या ब्रांच जो टैक्स को कलेक्ट करेगी, जो भी अमाउंट है उसको पे करेगी, उसको ऑथोराइज बैंक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वर्ड बहुत आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है दोस्तों वो बंदा जिसके डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को डिजिटल किसी नेटवर्क के थ्रू बेचता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी क्लासेस आप लोगों को सेल कर रहा हूं या उसकी सप्लाई कर रहा हूं, तो मैं भी एक डिजिटल नेटवर्क को यूज कर रहा हूं। मेरी एक एप्लीकेशन है जिससे आपको मेरी क्लासेस मिलती है, तो मैं एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहा हूं डियर, राइट। सर इको कौन होता है? भैया इको एक पर्सन होता है जिसके पास डिजिटल फैसिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी है, और वो दूसरे लोगों का सामान अपने नेटवर्क पर बेचता है, उसको हम इको बोलते हैं। जैसे अमेजॉन हो गया, जबोंग हो गया, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, लाइक दैट। सर टीडीएस प्रोविजन जीएसटी में लगते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, सेक्शन 51 में। कब लगते हैं दोस्तों? ये प्रोविजन केवल तब एप्लीकेबल होते हैं व्हेन गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम पेमेंट मेड टू दी सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। मतलब कोई सप्लायर है इस देश में जो कि इन लोगों को सप्लाई दे रहा है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, किसी लोकल अथॉरिटी को, किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, किसी नोटिफाइड पर्सन को। अगर कोई सप्लायर सप्लाई देगा तो ये लोग एक तरह से क्या हो गए जी, ये सारे लोग रेसिपिएंट हो गए। तो ये रेसिपिएंट लोग जब उस सप्लायर को पेमेंट करेंगे दोस्तों, तो पूरा पेमेंट नहीं देंगे, पहले उस पेमेंट पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। ये रेसिपिएंट जो लोग हैं ना 1 2 3 4, ये टैक्स डिडक्ट करेंगे और सप्लायर को देंगे, राइट। तो ये लोग टैक्स डिडक्ट करेंगे और सप्लायर को देंगे माय डियर फ्रेंड्स। पक्की बात है? यस सर। तो सप्लायर को पैसे कम मिलेंगे, डोंट वरी। ये टीडीएस रेसिपिएंट गवर्नमेंट को जमा कराएगा, और जब सप्लायर अपनी टैक्स लाइबिलिटी पे करेगा, आउटवर्ड सप्लाई की जो लाइबिलिटी है, तो इस टीडीएस अमाउंट को वो यूज ले सकता है। अच्छा, ये टीडीएस अमाउंट कहां रिफ्लेक्ट होता है डियर? उस सप्लायर की कौन सी लेजर में? बोलो कौन सी लेजर में? क्रेडिट लेजर में या कैश लेजर में? नो, कैश लेजर में, नॉट इन क्रेडिट लेजर। मैंने बताया था आप लोगों को, कैश लेजर में, कैश लेजर में, राइट, ओके। अच्छा सर, और कौन से पर्सन नोटिफाइड है जो टैक्स डिडक्ट करते हैं? कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बोर्ड जो पार्लियामेंट के थ्रू बनी हो, किसी गवर्नमेंट के थ्रू बनी हो, जिसका 51% या मोर पार्टिसिपेशन इक्विटी का गवर्नमेंट के पास हो, कोई भी सोसाइटी जो गवर्नमेंट से एस्टैब्लिश हो, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, दीज आर नोटिफाइड पर्सन, दे आर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर जीएसटी। कैटेगरी ऑफ पर्सन नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। ऐसे कौन कौन से लोग हैं भाई जो टैक्स डिडक्ट नहीं करते हैं, या वो टैक्स को डिडक्ट करने के लिए लाइबल नहीं होते हैं? कौन नहीं होते हैं लाइबल? जब एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को पेमेंट कर रहा हो। तो भैया जब आप कोई भी सर्विस की या गुड्स की सप्लाई एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू को करोगे, वेदर और नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन, चाहे वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो या ना हो, डजंट मैटर। डिस्टिंक्ट पर्सन हो या ना हो, डजंट मैटर। अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को सप्लाई देगा
तो वो टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, जबकि पीएसयू अगर सप्लाई लेता है तो टैक्स डिडक्ट करता है, लेकिन अगर सामने वाला भी पीएसयू है तो डिडक्ट नहीं करेगा। या कोई सप्लाई ऊपर दिए गए पर्सन्स के बीच में हुई हो, ऊपर मतलब ये सब जो पर्सन है भाई, इनके बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो ये एक दूसरे का टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। अच्छा सर, डिडक्टी कौन होता है? यहां पर बता देता हूं। डिडक्टी मतलब जिसका टैक्स डिडक्ट होता है। मैं बता देता हूं दोस्तों, डिडक्टी कौन होता है। कोई भी ऐसा बंदा जिसने टैक्सेबल गुड्स और सर्विस की सप्लाई ली हो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ओ माय गॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? 2.5 लाख से ज्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, अरे आपने सप्लाई 1 बार दी, 2 बार दी, 3 बार दी, 4 बार दी, एक बंदे को दी, लेकिन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट दी, तो पूरा अमाउंट जोड़कर देखा जाएगा। अगर वो 2,50,000 से ज्यादा हो जाता है तो भैया सुन लो, जो डिडक्टर है ना, डिडक्टर, वो टैक्स डिडक्ट करेगा। अच्छा, ये अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, मतलब इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। 250 होगा तो नहीं होगा, 250 से ज्यादा होने पर होगा। सर व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? टीडीएस की रेट भैया 1% होती है, 1% होती है। अच्छा, अगर इंडिविजुअल सप्लाई 2.5 लाख से कम है लेकिन टोटल कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ज्यादा हो गया तो भी भैया टैक्स तो डिडक्ट करना ही पड़ेगा, पक्की बात है। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? द रेट ऑफ टीडीएस इज 1%। अगर दोस्तों इंटर सप्लाई का मामला है तो टीडीएस रेट वहां पर 2% हो जाती है। इंटर सप्लाई के मामले में ये रेट 2% हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। अच्छा सर, ये टीडीएस कहां जमा कराना पड़ता है? गवर्नमेंट के पास। कब जमा कराना पड़ता है? जिस महीने का टीडीएस है उससे अगले महीने की 10 तारीख। जैसे अप्रैल का है तो 10 मई, मई का है तो 10 जून, जून का है तो 10 जुलाई। अच्छा, जो बंदा टैक्स को डिडक्ट करेगा वो सामने वाले को सर्टिफिकेट देगा कि मैंने तुम्हारा टैक्स डिडक्ट किया है, अंडर विच फॉर्मेट? GSTR 7A। ये वो फॉर्मेट होता है डियर जिसमें डिडक्टर डिडक्टी को सर्टिफिकेट बनाकर देता है। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कब होती है डियर? दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर सप्लायर या जो प्लेस ऑफ सप्लाई है एंड जो रेसिपिएंट है, ये तीनों चीजें अगर सेम स्टेट में है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, इसको हम इंट्रा सप्लाई बोलेंगे। अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है तो हम इसको इंटर सप्लाई बोलेंगे, वहां भी टैक्स डिडक्ट होगा। लेकिन अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है लेकिन रेसिपिएंट अगर दूसरे स्टेट में है तो दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार लगा लेना। यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा वेदर सप्लाई इज मोर देन 2,50,000। मैं मानता हूं कि इट इज ए इंट्रा सप्लाई क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर एक स्टेट में है, लेकिन रेसिपिएंट अदर स्टेट में है तो वो क्रेडिट नहीं ले सकता। इस चक्कर में गवर्नमेंट ने यहां टीडीएस काटने के लिए मना किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिडक्टर कब सर्टिफिकेट फर्निश नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर 5 दिन में आपने नहीं दिया भैया, टीडीएस जमा कराने के बाद 5 दिन में अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो 100 रुपए पर डे पेनल्टी लगेगी, ध्यान रखना। और लेट फीस 5,000 से ज्यादा नहीं होगी। अगर डिडक्टर जमा नहीं कराता है भैया टीडीएस काटने के बाद तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिडक्टर को एज पर सेक्शन 50, राइट। रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टीडीएस, ये पैसा कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। किसके कैश लेजर में? डिडक्टी के कैश लेजर में। रिटर्न फाइल्ड बाय द डिडक्टर अंडर सेक्शन 39(3). ठीक है जी, डिडक्टर को रिटर्न भरनी पड़ती है, ध्यान रखना। ये सब चीजें नो मिसमैच अगर नहीं, नो मिसमैच, कोई भी मिसमैच ना हो, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। रिफंड ऑन एक्सेस और इरोनियस डिडक्शन, गलत अगर टैक्स डिडक्ट हो गया है तो इट वुड बी रिफंडेड बैक। ये पैसा वापस मिल जाएगा सप्लायर को। अगर सप्लायर ने ज्यादा डिडक्ट कर लिया है, जो भी मैटर है, रिफंड हो जाएगा। टीसीएस के प्रोविजन सेक्शन 52 में। टीसीएस कब लगता है डियर? जब हम किसी ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई देते हैं तो ऑपरेटर रेसिपिएंट से तो पैसे ले लेता है लेकिन बाद में अपना कमीशन काट कर पैसे सप्लायर को देता है। और जो सप्लायर होता है डियर, वो जब तक टैक्स लाकर ऑपरेटर को नहीं देगा तब तक ऑपरेटर उसको पेमेंट नहीं करेगा। ये टैक्स ऑपरेटर गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ऑपरेटर का मतलब इको की बात हो रही है, लेकिन उन इको की बात नहीं हो रही है जो कैब वाले इको होते हैं, जो आपके होटल वाले होते हैं, जो हाउस होल्ड वाले होते हैं, क्योंकि वहां तो जीएसटी उनको जमा कराना पड़ता है। यहां जीएसटी सप्लायर जमा कराएगा लेकिन बीच में ऑपरेटर पैसा कलेक्ट करेगा और ऑपरेटर वहां टीसीएस लेगा। किससे लेगा? सप्लायर से लेगा।
राइट। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस? द रेट ऑफ टीसीएस इज 0.5 प्लस 0.5, सो इट इक्वल्स टू 1%। 0.5 प्लस 0.5 इट इक्वल्स टू 1%। दिस इज द रेट ऑफ टीसीएस। अच्छा, ये जो रेट है ये नेट वैल्यू पर लगती है, नेट वैल्यू पर, ठीक है। इन केस ऑफ इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 1% है, अगर इंट्रा है भैया तो 0.5 है। नेट वैल्यू का क्या मतलब है? नेट वैल्यू का मतलब है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो जितनी भी एग्रीगेट वैल्यू है वो ले लो, लेकिन इसमें 95 वाली जो नोटिफाइड सर्विसेज होती है उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो भाई, बाकी ले लो। और अगर आपने कोई रिटर्न किया है माल तो वो माइनस हो जाएगा। तो इस नेट वैल्यू पर टीसीएस कलेक्ट करेगा, ऑपरेटर कलेक्ट करेगा। किससे? सप्लायर से। आईजीएसटी में ये रेट 1% होती है फिलहाल। अच्छा, गवर्नमेंट अगर चाहे तो 1% की रेट को बढ़ाकर 2% कर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल 1% है। टीसीएस गवर्नमेंट को जमा कराओ 10 दिन के अंदर अंदर कलेक्शन होने के बाद, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो। ऑपरेटर को नोटिस दिया जाएगा, अगर उसने टैक्स जमा नहीं कराया, ठीक है, उससे पूछ सकता है ऑफिसर, उसका माल की जानकारी ले सकता है, उसको 15 वर्किंग डे में डिटेल देनी पड़ेगी, नहीं देगा तो 25,000 की पेनल्टी लगाई जाएगी। ओके ओके सर। तो चलिए जी, पूरा रिवीजन हो गया पेमेंट ऑफ टैक्स का। ऐसे और भी बहुत सारे रिवीजन जीएसटी चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर दोस्तों। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां पर जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। आप देखते ही नहीं हो भाई, पूरा खजाना पड़ा है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, राइट। ओके। और दोस्तों अगर कंप्लीट कोर्स लेना है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, बहुत रीजनेबल अमाउंट पर पूरा कोर्स, हैंड रिटन नोट्स, फुल रिवीजन के साथ आपको मिल जाएगा। सो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और इसको शेयर करिएगा अपने बाकी दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे अपडेशन मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।